अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 15। कौन पाशा? वो ब्यू कड़ा वाला? वो हया को लगा इसे इसके जवाब मिलने वाले हैं। जी वही, वो खासा मशहूर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। ब्यू कड़ा में इसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असला स्मगलिंग करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो हल्का सा मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप इतराफ़ नहीं करना चाह रहे। इसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। इन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफ्तर किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे बैठी हुई थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ अंजुम बाजी? सुर्ख सा चेहरा था और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। इनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्ची? इतनी मिर्ची हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्ची फीकी होती है, तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। 4 चमचे? इनकी आंखें फैल गई। ये तुर्की की नहीं, खालिस मुंबई की मिर्ची है। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं! इसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि डीजे हंस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का रोज़ पहले से जोर टूटा था। इस रोज़ सुबह भी सुनहरी सी धूप तकसीम स्क्वायर पे बिखरी हुई थी। मुजस्समा ज़ादी के गिर्द हर सोने के ज़रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हयात, ये तकसीम नाम कितने मज़े का है? इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मीर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरे गाइड बुक में लिखा हुआ था। तकसीम अरबी का लफ्ज़ है और इसके मायने शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारे शहर में बढ़ जाती है। तुम्हें अरबी आती है इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो तकसीम नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं है और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। और एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। और तकसीम यानी तकसीम, अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो, तकसीम या तकसीम बन जाता है तकसीम। वाओ! वो दोनों इस बात पे खूब हंसी। आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तिकलाल कैडीस तकसीम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो गली दोनों तरफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची ऊंची इमारतों से खड़ी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा था। बहुत से सामने की तरफ जा रहे थे और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज़ तेज़ कदम उठा चल रहा था। गली के दरमियान एक पटरी बनी हुई थी जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता था और गली के एक सिरे से दूसरे तक पहुंचा देता था। इस गली को ख़त्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहाँ दोनों तरफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कहकमे लगे हुए थे। बाज़ार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, काफ़ी शॉपें, डिज़ाइंस वगैरह गर्ल्स, हर किस्म की दुकानें वहाँ मौजूद थी। चंद रोज़ पहले वो इधर आई तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में 2.5 घंटे गुजर गए और तब भी वो इस्तिकलाल जद्देसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस आ गई। हया, तुमने देखा इस्तिकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर ज़रूर है। बड़े नेक है भाई तुर्क। वो दोनों तंजिया हंसी और फिर मुतलासी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तिकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर इससे मुलाकात का बहाना ही ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। वहाँ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़ कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार जैकेट की जेब से हाथ निकालती और इन्हें कानों के पीछे कर लेती। तभी इसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को
बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई और इससे पहले कि वो दरवाजे पे हाथ रखती दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहान था और इसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने से आता सांस से गुजर कर निकल गया तो वो पलट कर देखने लगी। डीजे ने इसे रोकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चलती गई और दोनों लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घंटों तक आते सिया कोट की जेबों में हाथ डाले इसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो इसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जहान इससे दूर जा रहा था। इसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी। कोट स्कर्ट में मबलूस अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जोड़े में बांधे वो लड़की नागवारी से हाथ हिलाकर कुछ कह रही थी। जहान ने इसे नहीं देखा। इसे यकीन था। वो दौड़ कर इनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज़ चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी। बामुश्किल वो इनके ऐन अकब में पहुंच पाई। लड़की बुलंद आवाज़ में सर हिलाती कुछ कह रही थी। जहान भी खासा झंझलाया हुआ था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी ज़बान, वो फैसला ना कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फ़िक्रे बोल रहे थे और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फ़िक्रे छोटे होते हैं। बस फाल अल्फाज किया और इसके आगे पीछे सांप के लहाके लगा कर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मायने में कई फ़िक्रों के बराबर होता था। जहान जहान। वो शोर में बामुश्किल इतनी आवाज़ से इसे पुकार पाई वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पे वो रुका। लड़की भी साथ रुकी। वो दोनों एक तरफ पलटे। जहान इसके होंठ जहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? इसने संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में आबरू उठाए। इसके चेहरे पे इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया के मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। इसका चेहरा, इसका रंग फीका पड़ गया था। मैं हया। वो बेयकीनी से बिना पलक झपकते इसे देख रही थी। इसे रश गुजरा कि जहान ने इसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर तो बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदगी से हया को देख रही थी। फिर हया ने बेयकीनी से जेब लब दोहराया। वो शशत सी जहान को देख रही थी। कोई काम है? वो बामुश्किल जब्त करके बोला। हया ने धीरे से नफ़ा में सर हिलाया। इसमें बोलने की सिकत नहीं रही थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। वो शाने झटक कर पलटा। लड़की भी एक हाँ इस पे डालकर मुड़ गई। इस्तकलाल स्ट्रीट पर लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। जहान सिकंदर और इस लड़की के पीछे बहुत से लोग इस सिम जा रहे थे। कितनी ही देर वो साख्त खड़ी बहुत से सिरों की पुष्ट के दरमियान और इन दोनों को दूर जाते देखती रही। इसकी पलकें झपकना भूल गई थी। इन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे। मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया डीजे कहीं दूर अथल पथल सी सांसों के दरमियान चली आ रही थी, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो इसी तरह भीड़ के दरमियान खतर हुई खड़ी इसी सिम में देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साफ पुतलियों में अब दूर होने लगा था। बला आंखें बहुत से इसकी पलकें गिरी और झुक कर उठी तो मंजर भीग चुका था। इसने फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसारों पे गिरने लगे। सामने का मंजर कदरे वाज़ा हुआ, मगर लम्हे भर की ताख़ीर से इसका ताक़ुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टप टप इसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पे लड़कते गए। हया किधर रह गई थी तुम? डीजे ने निढाल सी आकर इसका शाना हिलाया। इसका सांस फूल चुका था। वो हाँप रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, वो इसी सिम देखते हुए बड़बड़ाई थी। इसने एक हाथ से ओवन का ढक्कन खोला और दूसरे हाथ से गरम ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गरम जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली हुई थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफ़ेद ढीली सी आधे बाजू वाली टी शर्ट और खुले सया ट्राउज़र में मबलूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा गर्दन पे
फैला हुआ था और उलझी उलझी सी लटें गालों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे हुए थे। मत्सम काउंटर के एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए बंटीज और रंग बिरंगे बैंस के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में उंडेल रही थी। हर रंग के बैनर्स, कैंडीज और सुर्ख बैनर्स का ढेर लग चुका था। आज एन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया इसके लिए जिंजर ब्रेड तैयार कर रही थी। 1 फुट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी जेली से सजा हुआ था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिला आखिर इसके जिंजर ब्रेड के 6 के 6 पैक हो चुके थे, 4 दीवारों के लिए और 2 छत के लिए। और इसको जोड़ते हैं, इसने कहा तो मत्सम जो आइसक्रीम बना चुका था प्याला रखकर इसकी तरफ आ गया। डीजे अब एक दीवार उठाकर इसमें से मुस्तलील दरवाज़ा काट रही थी। हया और मत्सम ने एहतियात से दीवारें मसल खड़ी की और इनके जॉइंट पे गम मखसूस सिरप लेप दिया और बहुत आहिस्ता से अपने हाथ उठाए। दीवारें सीधी खड़ी रही। सिरप ने इनको चिपका दिया था। ज़बरदस्त ओ पुरजोश हो गई। इसका घर बन रहा था। ये ख्याल ही इसकी थकावट भगा कर ले गया था। वो दोनों अब अगली दीवार जोड़ने लगी। हया के माथे पे झूलती लट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार इसे पीछे हटाती। उंगलियों पर लगे चॉकलेट के धब्बे इसके रुखसार पर लग कर, मगर इसे परवाह नहीं थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्तलील टुकड़ों को ऊपर उल्टते वी की तरह रखा और फ्लोर पर सिरप लगाया। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए, छत बरकरार रखी। सिरप सूखने लगा था। छत मज़ीद मजबूत हो गई थी। हया तुम ग्रेट हो। वो भूरा सा घर बना रंग या आसाइश के भी इतना हसीन लग रहा था कि मत्सम बेख्तियार सताइश से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। वो तीनों अब कैंडीज और जेली से दीवारों की सजावट करने लगे। वो हर डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे ज़रा सा सिरप लगाकर इसे दीवार से चिपका देते। भूरे घर पे जगह जगह सुर्ख, सब्ज और नीले बटन की मानंद आंखें उभरने लगी थी। ज़रा सी देर में घर सज गया था। डीजे ने सफ़ेद क्रीम से खिड़कियों की चौखटी बनाई और अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तांबुल की बर्फ़बारी का मज़ा अपने घर को भी चखाए। हया आइसक्रीम, शुगर और छलनी ले आई। इसने सफ़ेद सूखे आटे की शक्ल की आइसक्रीम शुगर छलनी में डाली और घर के ऊपर करके छलनी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छलनी के सुराखों से सफ़ेद ज़र्रे नीचे गिरने लगे। भूरे घर पर बर्फ़बारी होने लगी और अब हल्की सी सफ़ेद तह चॉकलेट से ढके घर पर बैठने लगी। हया का जिंजर ब्रेड हाउस तैयार था। इसने एहतियात से ट्रे उठाई। घर बरकरार रहा। ये इसकी 4.5 घंटे की मेहनत का समर था। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सुलेमान तक तैयार ना था। हैरत अंगेज़ बात थी कि मगर आज इसकी तैयारी वो घर ही था। इसे अपने रफ़्लिए एप्रन और चेहरे पर लगे धब्बों की परवाह नहीं थी। इसकी सारी तवज्जो ट्रे में सजे जिंजर ब्रेड हाउस पर थी। वो डीजे और मत्सम के पीछे चलती कॉमन रूम में दाखिल हुई। वहाँ फासे पे गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने हुए थे। दरमियान मेज़ पे गिफ्ट और हुसैन का लाया हुआ केक रखा हुआ था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स आ चुके थे। वो कोई सरप्राइज़ पार्टी ना थी। वो हुसैन बड़ी मेज़ के पीछे खड़ा हंसता हुआ टाली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे टाली बार बार पीछे कर रही थी। सरप्राइज़, हया ने पुकारा तो सब ने इधर देखा। मत्सम और डीजे के पीछे वो चौखट पर खड़ी थी, दोनों हाथों में उठाई ट्रे में वो
वो फेरी टेल हाउस रखा था और हया को पता था वो मंसर और ग्रेटल के जिंजर ब्रेड हाउस से ज़्यादा खूबसूरत था। वाओ, बेख्तियार बहुत से लबों से सताइश निकली। हया, तुमने मेरे लिए इतना किया। हुसैन बेहद मुतासिर हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए शाने अचकाए। वो दरवाजे में खड़ी थी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और सदी अंदर आ रही थी। आओ हया, इसे मेज़ पे ले आओ। मसम बड़ी मेज़ से गिफ्ट केक और दूसरी डिशेस के दरमियान चीज़ें हटाकर जगह बनाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। इसने बाएं हाथ में ट्रे पकड़े, दाएं हाथ से दरवाज़ा ढकेलना चाहा। वो बदकिस्मती का लम्हा था। दरवाजे की नाप को इसने छुआ ही था कि दरवाज़ा ज़ोर से पूरा खुला और कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने इसका बड़ा हाथ से ढकेला और वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। बेख्तियार एक कदम पीछे हटी और तब ही इसके बाएं हाथ में पकड़ी ट्रे टेढ़ी हुई। ओह नो! बहुत सी चीखें बुलंद हुई और इनमें से बहुत से दिलखराश चीख इसकी अपनी थी। उल्टी हुई ट्रे इसके हाथ में रह गई। हल्की सी ठंड की आवाज़ के साथ जिंजर ब्रेड हाउस ज़मीन में जा गिरा। हर दीवार टुकड़ों में बैठ गई। हर चीज़ इधर से उधर बिखर गई। फर्श पे ब्रेड, चॉकलेट, आइसक्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का मलबा पड़ा हुआ था और वो बहुत सन्नाटे के आलम में फटी फटी आंखों से देख रही थी। कितने ही पल वो शौक के आलम में वो इस मलबे को देखी गई। फिर इसके पार नज़र आते जो गर्ल्स को देखा और अपनी निगाहें ऊपर उठाई। वो जहान सिकंदर था और इतनी ही बेयकीनी शौक से मलबे को देख रहा था। हया के देखने पे बेख्तियार इसने नफ़ा में सर हिलाया। हया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओ गॉड! ताफ्स मलाल के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी फटी निगाहों से देख रही थी एकदम लब भींच गई। इसकी आंखों में गुस्से ने ले ली थी। खून की सुर्ख लकीरें इसकी आंखों में उतरने लगी थी। वो एकदम ब्रेड का टूटा क्रीम उठाया और सीधे होते हुए पूरी कुव्वत से जहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार ना था। क्रीम में टुकड़ा और इसकी गर्दन पे लगा तो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा इसकी शर्ट पे से फिसलता हुआ नीचे कदमों में जा गिरा। इसने गर्दन पे लगी क्रीम को हाथ से छुआ और फिर उंगलियों की पूरे को बेयकीनी से देखा। हया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचते जहान को देख रही थी। इसने लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थी। वो कनपट्टी पे नीली लकीरें नजर आ रही थी और बिल्कुल चुप खड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। हया, इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मसम भी इसके साथ थे। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप! वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ, मगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अज़ाब और दुख के अलावा कुछ भी नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से। इसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मताफ्स खड़े तलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया जहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। इसने गर्दन के गिर्द बांधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतार कर फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब इसके आते ही जल उठा। वो तेज़ी से चक्करदार सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंसू इसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ़ से ढीले घास पे तेज़ से चलने लगी। बाहर तेज़ सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कहर छाया हुआ था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और इससे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस इसके लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ी की ढलान उतर कर सामने सबांजी की मसनूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले पर बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज़ दौड़ने से इसका सांस फूल गया था। पतली
टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जोड़ा आधा खुलकर कमर पर गिर रहा था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर वो सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी थी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था, गोया चांदनी का एक बड़ा सा वर्ग सया पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरफ फिसल कर झील की चांदनी में गुम हो गए थे। इसने कदमों की चाप सुनी, कोई इसके साथ आ खड़ा हुआ है। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा, वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा इसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था। इस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर लिया था। मगर वो चुपचाप बेआवाज़ रोती से देखने लगी। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बड़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दांत पे बहुत तेज़ चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया, तुम्हारी सारी ज़ाया कर दी। शायद वो जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, या शायद इनके ताल्लुक़ की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।